हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 31 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल मैंग्रोव रिस्टोरेशन जो इंडियन कोस्ट पे हुआ है, ये उसकी सक्सेस के ऊपर डिस्कशन होगा। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। इसी से कनेक्टेड जीएस पेपर 3 2019 में जो मेंस क्वेश्चन आया था, दैट वाज डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। इसी के ऊपर सेम आर्टिकल 26 जुलाई को था, जहाँ पे एम एस स्वामीनाथन के ऊपर मैंने डिस्कशन किया था, बताया था किस तरीके से वो एक पियनियर थे जिन्होंने मैनग्रोव रिस्टोरेशन के ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलवाए थे। आर्टिकल प्रॉपर डिस्कशन हुआ था, उसी आर्टिकल से कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा मैनग्रोव फिर से क्या होते हैं। दोबारा मैं रिवाइज करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैनग्रोव्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये रिलेवेंट होते हैं, किस तरीके से ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर कई बार सवाल आया हुआ है। इसी से कनेक्टेड जो प्रीलिम्स में पीवाईक्यू आया है वो मैं बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपने देख लिया मेंस में क्या सवाल आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो रिसेंटली गवर्नमेंट इन द सेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री ने अब कहा है कि हम जितने भी इकोनॉमिक डेटा की सीरीज़ है अब वो अपडेट करने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से डेटा है, जैसे जीडीपी कैलकुलेट होती है, फिर आईआईपी कैलकुलेट होती है। इसमें क्या होता है, आपका इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है वो सब कैलकुलेट होता है। तो उसमें बेस ईयर अभी तक 2011 का चल रहा था, लेकिन अब सब रिवाइज करने की बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होती क्या है जीडीपी, फिर मैं आपको बताऊंगा आईआईपी क्या होती है, फिर सीपीआई क्या होती है। इसी से कनेक्ट करके मैं इस आर्टिकल को समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे उठते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आईआईपी जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, उसी से कनेक्ट करके मैं आप समझाऊंगा कि इसमें इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, फिर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की कितनी वेटेज होती है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एंड डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको फिर बताता हूँ, आर्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको मैं हर चीज़ ऐसे नहीं दिखा देता हूँ कि हाँ सर छोटा सा आर्टिकल लिया है फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, आर्टिकल डिपेंड करते हैं उसकी कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। अगर उसके अंदर उतनी क्वालिटी है, उसका रेलेवेंस पीवाईक्यू से दिख रहा है, तो ज़रूर वो आर्टिकल लिए जाते हैं। अब जैसे ये आर्टिकल आप देखेंगे, अगर फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे तो ये पूरे पेजर आर्टिकल था, लेकिन उसके अंदर कुछ ही पॉइंट्स निकले। लेकिन ये जो आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ डीपी के ऊपर, ये आर्टिकल महज 7 से 8 लाइन का आर्टिकल है, 10 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। आपको देखेंगे अभी यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर है कि क्या क्या कंसर्न है आरटीआई डाइल्यूशन के ऊपर। जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है गवर्नेंस सेक्शन में। लेकिन अब आप नोटिस करिए, इसी आरटीआई से कनेक्टेड 1 2 3 4 सवाल आए हुए हैं। कैन यू बिलीव दिस थिंग? अभी आप आर्टिकल देख के ही आपको प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे कितना छोटा सा आर्टिकल है। अक्सर छोटे आर्टिकल को हम इग्नोर कर देते हैं बाय सेइंग नहीं नहीं हमें तो एडिटोरियल पढ़ना है। और एडिटोरियल में मेजरली आपको चीज़ें क्या दिखेंगी, या तो पॉलिटिकल लेवल पे दिखेंगी या तो बाइस चीज़ें दिखेंगी। और बाइसनेस हर एक के लिए अलग अलग होती है, और यूपीएससी में आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ये आप देखोगे 4 के 4 क्वेश्चन उठे इस चीज़ से। प्रीलिम्स में कितनी बार क्वेश्चन आता है, आरटीआई के ऊपर आता है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आर्टिकल क्वेश्चंस उठे हैं आपके यूपीएससी में। तो अभी रिसेंटली 3-4 सालों में मतलब हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे ये चीज़ पूछी गई है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल का हिस्सा है। फिर प्राइवेसी में और राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, कौन से आर्टिकल का हिस्सा है। जैसे आपको पता है प्राइवेसी 21 में डाला जाता है, आरटीआई को 19(1)(a) में डाला जाता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। फिर मैं बताऊँगा इस जो आपका डिजिटल प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है, इस बिल के अंदर कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा जिसके अगेंस्ट डिफरेंट जर्नलिस्ट ने आवाज़ उठाई, जैसे 8(1)(j)। इस सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि जो हीटेड डिस्प्यूटेड टॉपिक होते हैं और वो सिलेबस से कनेक्ट कर रहे होते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं। और आप देख भी रहे हैं कितने सवाल कैसे पूछे गए, वो कनेक्ट कर रहे हैं पिछली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट
all about citizens empowerment alone, it is essentially redefines the concept of accountability। तो मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपको आज प्रॉपरली आंसर फ्रेम करूंगा आपके लिए इस आर्टिकल से कनेक्ट करके, फिर मैं उसी में A to 1J समझाऊंगा क्या होता है। मतलब आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक फील होगा, अपने आप से पूछिएगा अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है पढ़ने की। नहीं तो बस क्या होता है, जनरली एक एक डेढ़ घंटे का आप पूरा समरी देख रहे हो, लेकिन आप यही नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो उससे कि उसको हम कौन से PYQ से कनेक्ट करें, उसका सिलेबस क्या कनेक्ट करें। सो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि PYQ को और सिलेबस को अपने बहुत ही साथ रखिए, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया लगता रहे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल के ऊपर। देखिए पूरा पेजर आर्टिकल है, ठीक है। तो बड़े आर्टिकल्स को भी लेते हैं, उसके अंदर की पॉइंट्स जो होते हैं वो रेलेवेंट दिखाते हैं। तो जब मैं आर्टिकल लेता हूं तो मैं ये भी बताता हूं आपको उस आर्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है। डायरेक्टली मैं टू द पॉइंट में आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीटेटिव मोड पे बोलता हूं। मैं आपको जर्नलिस्ट नहीं बना रहा हूं, आपको एडिटर नहीं बना रहा हूं न्यूज़पेपर का। मैं आपको सिंपली मेंस आंसर राइटिंग सिखा रहा हूं और प्रीलिम्स में कैसे आप क्वेश्चन को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो। तो टू द पॉइंट सिर्फ ये GS पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पे दिया तो बहुत सारी चीज़ें गई, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ ये आर्टिकल है कि क्या क्या जिस तरीके से मैनग्रोव का रिस्टोरेशन होता है उसकी सक्सेस स्टोरीज कहीं ना कहीं बताई जा रही है। तो उसके की फैक्ट्स और डेटा फैक्ट का यूज़ कर सकते हो आप अपने आंसर्स में, ठीक है। अब आपको पता है जो मैनग्रोव रिस्टोरेशन है वो इंडियन कोस्ट पे बहुत ही एक्सटेंसिवली चल रहा है, ठीक है। मैनग्रोव्स क्या होते हैं? मैनग्रोव सिंपल सी एकदम लेमन टर्म में दोबारा समझा देता हूँ, ये एक पेड़ होते हैं बस। जैसे आप पेड़ देखते हो नीम का पेड़ होता है, वैसे मैनग्रोव भी एक पेड़ होता है। बस फर्क ये होता है ये समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है। जो कोस्ट होते हैं, कोस्टल रीजन में वहाँ पे होते हैं। और एक और इनकी खासियत होती है ये सॉल्ट जो वाटर होते हैं ना वहाँ पे बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। तो ये दो खासियत होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं बोलेंगे बट इन्वायरमेंटली बहुत ही ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट होते हैं। क्यों होते हैं अभी मैं आपको वो भी समझा दूंगा, बट इसमें आप नोटिस करो इनकी बहुत बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं। तो जब इनकी बड़ी बड़ी जड़ें कोस्ट पे रहती हैं ना, तो ये जड़ें क्या करती हैं, जो हाई टाइड्स होती हैं उन टाइड्स को रोक लेती हैं। इससे कहीं ना कहीं डिजास्टर बचती है। सेकेंड चीज़ क्या करता है ये, यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं ये मैनग्रोव्स। क्या होता है, कार्बन जो होती है फोटोसिंथेसिस जब जनरली होता है जिसमें कार्बन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये अपने पास कार्बन को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर मैनग्रोव को आप काटोगे तो उससे कार्बन रिलीज इतना ज़्यादा होगा कि भाई आराम से वो जो पेरिस क्लाइमेट गोल की बात की जाती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो ऐसा, वो भाई साहब एक सेकेंड में पूरा एकदम बोलते हैं ना 1.5 डिग्री क्या, वो कुछ सालों में ही ये 2 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाएगा क्लाइमेट। इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है मैनग्रोव्स का। और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए MS स्वामीनाथन ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप्स लिए थे और उसके ऊपर आर्टिकल भी 26 जुलाई को मैंने समझाया था। सारे आर्टिकल्स को मैं एक साथ कनेक्ट करके लेके चल रहा हूँ। बस आप अपने दिमाग को एकदम खोल के रखिए, जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको प्रॉपरली आप नोट डाउन करिए। अगर आपको लग रहा है ये रेलेवेंस, आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले बता दिया मैनग्रोव्स इंडिया कोस्ट जो कोस्टल होता है उसके रेजिलियंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिलेवेंस होती है, साथ ही साथ जो लोकल लाइवलीहुड होती है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थ्राइव करती हैं किसमें, अगर मैनग्रोव्स होते हैं। लेकिन अभी अंडर थ्रेट है, किसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये सब काट काट के लोग यहाँ पे बोलते हैं ना एक्वाकल्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत इकोनॉमिकली वायबल होता है। अगर आप एक यहाँ किनारे रहने वाले, आपको पैसा नहीं मिला, क्या करोगे, काट दोगे, उठा काट के सोच चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग श्रिम्प फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, ये सब होने लग गया। पोल्यूशन भी एक रीजन है। लेकिन ये अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको इन शॉर्ट बताई। इतना सब होने के बावजूद कुछ मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात ये सब शो हुई है, जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मॉडल दिखाता है किस चीज़ का, मैनग्रोव रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन का। तो ये आर्टिकल किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा का यूज़ करिएगा अपने आंसर में लिखने के लिए। कभी मैनग्रोव के ऊपर चल रहा है, आप लिख रहे हो कि भैया हमें ना मैनग्रोव को सुधार करना चाहिए, और सुधार करने के लिए हम इन जो स्टेट में सक्सेस है इन मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ मैनग्रोव बता दिया, एक बफर तरीके से काम करते हैं। डिजास्टर क्या है, टाइड्स हैं, साइक्लोन है, इरोजन, इन सब में वो मदद करते हैं।
ये ब्लू कार्बन को स्टोर करते हैं, वही सेम चीज़ बता दी आपको मैंने, अपने जड़ों में बहुत ही ज़्यादा कार्बन को स्टोर करते हैं। फिर जो हैवी मेटल होते हैं, कौन से हैवी मेटल, से लीड हो गया, इन सब को ये लोग अपने पास, अपनी जड़ों के पास स्टोर कर लेते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर ये सारे काट दिए जाएंगे तो ये हैवी मेटल्स हैं सब क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे फैल जाएंगे, और उससे क्या होगा, पूरा कंटेमिनेशन होगा, कंटेमिनेशन होगा तो यूट्रॉपिफिकेशन का खतरा बढ़ जाएगा। ये क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं कहीं पे, इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं किस तरीके से आपको मैंग्रोव की इम्पोर्टेंस समझनी है। ये जो एक बहुत ही ब्रीडिंग हैबिटेट्स होते हैं, यहाँ पे आसपास जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। अब जैसे मैं बर्ड्स बोलूँ, आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ आनी चाहिए, जब मैंने आपको फ्लाईवे के ऊपर समझाया था, इंडिया में कौन सा फ्लाईवे है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। कहाँ से जनरली पास होता है, आपको मैंने कहा था जब आपका पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात हुई थी, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 13,000 पेड़ काटने की बात थी, तो वो किस तरीके से ओलिव रेडले टर्टल इम्पैक्ट होगा। और उसके आसपास ओलिव रेडले टर्टल के बारे में क्या बताया था, ये एक ओमनीवोरस टर्टल, बहुत ही स्मॉलेस्ट स्पीशीज कही जाती है किसकी, टर्टल में, ठीक है। ये इससे ऊपर भी सवाल आया हुआ है। भीतरकनिका जगह थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, भीतरकनिका मैनग्रोव्स भी हैं, तो वो जब कटेंगे तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मैं आपको ये प्रीवियस आर्टिकल्स का रेफरेंस प्रेजेंट में दे रहा हूँ। तो बहुत ही बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड्स ये लोग सपोर्ट करते हैं, कौन, मैनग्रोव सपोर्ट करते हैं। और लाइवलीहुड जो होती है कोस्टल कम्युनिटीज़ की, उनको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या उठता है, जो करंट कवरेज है इंडिया में उसको हम कैसे समझें। करंट कवरेज मतलब क्या क्या सक्सेस स्टोरीज है। ग्लोबल रिस्क में IUCN इस चीज़ को रिपोर्ट भी करता है कि 50% ग्लोबल मैनग्रोव इकोसिस्टम वो एक रिस्क ऑफ कोलैप्स पे हैं। बाय 2025 ये सब खत्म हो जाएंगे। आप खुद सोच के देखो, अगर ये खत्म हुए तो क्या इम्पैक्ट होगा। पहला इम्पैक्ट, कभी भी आपको किसी चीज़ का असर दिखाना हो ना तो 3-4 डायमेंशन में सोचो। पहला है, आप बहुत ही लेमन टर्म में समझो, क्या किसी बर्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या किसी एनिमल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कभी भी इम्पैक्ट, ब्रॉडर लेवल में, ऐसे नहीं बहुत ही रॉकेट साइंस की तरीके से स्पीशीज समझ के चलो, मत रखो स्पीशीज दिमाग में। आसान सी भाषा में, कभी भी आपको किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखना है तो समझो कि अगर वो नेचुरल नेचर बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हर एक स्पीशीज को लेके आओ। अगर वो पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पूछा जा रहा है इम्पैक्ट बताओ, तो इम्पैक्ट के लिए हमेशा आपको समझ ही नहीं आता फ्रेमवर्क कैसे बनाए। तो वहां पे आपको क्या करना है, जेंडर स्पेसिफिक सोचो। अच्छा, ये पॉलिसी है तो मेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फीमेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर जो पुअर क्लास है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वल्नरेबल क्लास पे क्या इम्पैक्ट, कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी पॉलिसी, जैसे एक बहुत ही छोटी सी बात है, जनधन योजना ले लो। जनधन योजना का इम्पैक्ट किस चीज़ पे कैसे पड़ता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी भाषा में हर एक के ऊपर डालो उस चीज़ को। जैसे जैसे डालोगे आपको समझ में और अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, नेचर बेस्ड की हो रही है। तो ये अगर कोलैप्स होता है तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना केवल एक बोलते हैं ना लोकल लाइवलीहुड पे पड़ेगा, बट ओवरऑल अर्थ पे पड़ेगा इस चीज़ का इम्पैक्ट। अब हम बात करते हैं रीजनल एफर्ट्स की, इसी से कनेक्टेड जो आपको चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। ये कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरीज है। तमिलनाडु की बात करें तो इन्होंने अपने मैनग्रोव्स एरिया को डबल किया है। 21 में 4500 थे, 24 तक ये 9000 हो चुके हैं। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट जो चल रहा है कहाँ पे, मेथुपेटाई में। अब देखिए, MS स्वामीनाथन, कभी भी ध्यान रखो मैनग्रोव के बारे में लिख रहे हो तो MS स्वामीनाथन को दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, अगर ये नहीं कह रहा हूँ MS स्वामीनाथन पे उठते हैं। आप MS स्वामीनाथन का यूज करके आप बता सकते हो मैनग्रोव के बारे में। इससे एग्जामिनर को केवल ये नहीं पता लगेगा कि आपको मैनग्रोव का आइडिया है या नहीं है। अगर आपने सिर्फ MS स्वामीनाथन का नाम लिख दिया ना तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा भैया मैनग्रोव तो पता ही है इस बंदे, क्योंकि अगर MS स्वामीनाथन पता है तो मैनग्रोव तो पता होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये नाम बहुत अपने दिमाग में रखना। इसी से कनेक्टेड देखिए, यहाँ पे मैंने 26 जुलाई का आर्टिकल ही डाल दिया है जो आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बात किस पे की गई थी, MS स्वामीनाथन और मैनग्रोव के कनेक्शन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हमें, मतलब एक ट्रिब्यूट दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। फिर मैनग्रोव्स कैसे एक बायोशील्ड की तरीके से काम करते हैं जो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं साइक्लोन, सुनामी, सी लेवल राइज से, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में बहुत मदद करते हैं। रिसर्च एंड कंजर्वेशन किस तरीके से इन्होंने की थी अपने गाइडेंस में, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म किए थे, कोस्टल कम्युनिटीज़ को एनकरेज किया था कि भैया आप मैनग्रोव्स को काटो मत, आप उसको रिस्टोर करो, कंजर्व करो। और उन्होंने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर फोकस किया था
कि हमें अपनी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हैं, हमें उस पर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए स्नैप डाला ताकि आप यहाँ से कनेक्ट कर सको। मैनग्रोव को MS स्वामीनाथन से ज़रूर कनेक्ट रखना, ठीक है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कम्युनिटी ड्रिवन होना चाहिए, कैनल डग सीड बेस्ड मैनग्रोव रीजनरेशन होना चाहिए। तो तमिलनाडु में ये मॉडल फॉलो हुआ, उसका सक्सेस स्टोरी भी कहीं ना कहीं दिखी है। फिर मुंबई में सक्सेस स्टोरी देखा जाए, थाने क्रीक प्रोजेक्ट है, उसमें 13.75 लाख सैपलिंग्स जो हैं वो प्लास्टिक क्लीनअप के लिए लगाई गई थी। 150 टन ऑफ प्लास्टिक क्लीनअप उनका टारगेट है। ये फ्लैमिंगो हैबिटेट को सपोर्ट करता है। आपको ही पता है बर्ड्स कहाँ पे होती हैं, बर्ड्स ब्रीड और फीड कहाँ पे करती हैं, जहाँ पे वेटलैंड्स होते हैं। सूखे एरियाज में बर्ड्स ब्रीड और फीड नहीं करती, क्यों? क्योंकि बर्ड्स को भी रिसोर्सेस चाहिए ना। तो मैनग्रोव एरिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो मुंबई एरिया है, यहाँ पे इस फ्लैमिंगो हैबिटेट्स को सपोर्ट मिलता है। और वुमेन भी जब इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन लिख रहे हो ना, आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे वुमेन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर कर दीजिए किसी न किसी फॉर्म में। तो आंसर आपका थोड़ा सा ना हाईलाइटिंग बन जाएगा कि वुमेन, अब वहाँ पे अगर इतनी क्लीनिंग होगी, इतने सारे आपको लगाने, तो इसमें वुमेन इन्वॉल्वमेंट जब होगा तो इससे क्या होगा, इनकी कहीं ना कहीं इनकम सोर्स बढ़ेगा, तो इनकी कहीं ना कहीं सिचुएशन भी इम्प्रोवाइज होगी, इकोनॉमिक सिचुएशन इम्प्रोवाइज होगी, ठीक है। चलो, यहाँ पे आप बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप इतना समझो, आपने जो कुछ भी, इसीलिए बोलता हूँ मल्टी डायमेंशनल वे में समझो। आप पॉलिटी क्वेश्चन दे रहे हो, उसके अंदर एनवायरनमेंट को डाल दो, एक एनवायरनमेंट का दे रहे हो, उसमें पॉलिटी डाल दो, उसमें आप ज्योग्राफी डाल दो, उसमें कुछ भी डाल दो। मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में आ रहा है ना, सर मुझे ये डालने का मन हो, मैं कहता हूँ डाल दो, बस उसका तरीका आपका सही होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे आपको अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया था, आप उसको भी डाल दो कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मदद कर सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद कर सकता है, इक्वालिटी में मदद कर सकता है, हर चीज़ में। कभी भी किसी सब्जेक्ट को आइसोलेशन में कभी मत पढ़िए, ठीक है। चलो, गुजरात की सक्सेस देखें तो 23.6% इंडिया का मैनग्रोव गुजरात में है, और उन्होंने 90,000 हेक्टेयर प्लांट किए हैं 2 साल में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट से ज़्यादा है। फोकस एरिया कहाँ पे? कच्छ, कोस्टल सौराष्ट्र, ठीक है। इसी से कनेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी जहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, तो आपको अक्सर सुन के सर कच्छ और कोस्टल सौराष्ट्र में तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे हैं। इसी से कनेक्टेड सवाल भी खराई कैमल आया हुआ था, जो कि राजस्थान एरिया से कनेक्टेड है। वहाँ पूछा था कि भाई खराई कैमल समुद्र में ये कर सकते हैं, ऐसे के ऊपर था, ठीक है, दे कैन स्विम लॉन्ग किलोमीटर्स। तो वो सारी चीज़ें सही थी, लेकिन अक्सर यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही वेग टर्मिनोलॉजी लगेगा, अरे यार ये तो अजीब सा दिख रहा है, लेकिन वो होता नहीं है। आपको बस प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि समझो ऑब्जेक्टिव क्या है वो सवाल पूछने का, ठीक है। तो ये जो मैं आपको स्टेट्स के नाम दे रहा हूँ, ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपको रटना है, आप एग्जाम्पल दे करके अपने आंसर को बहुत ही डेकोरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, तमिलनाडु, मुंबई और गुजरात। ये तीनों चीज़ें आपके तीनों स्टेट आपके दिमाग पे होना चाहिए कि तीनों जहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, और इन स्टेट्स ने मैनग्रोव में इम्प्रूवमेंट किया है, मैनग्रोव रिस्टोरेशन में इम्प्रूवमेंट किया है। और कभी भी आप क्वेश्चन, अभी आपको एग्जैक्ट मीन्स का क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे उसमें डाल सकते हो आपको ये भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं इश्यूज और सोल्यूशन क्या है। इश्यूज देखा जाए, आपको पहले बता दिया, अर्बनाइजेशन, अर्बन स्प्रॉल, मतलब वही होता है कि जो आपकी नेचुरल एरियाज हैं उसमें अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, श्रिम्प फार्मिंग, ये सारे रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से मैनग्रोव खतरे में होते हैं। सॉल्यूशंस मैंने आपको ऑलरेडी बार बार मैं 2 चीज़ें ज़रूर रिपीट करता हूँ। पहली चीज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा क्या है, सोल्यूशन क्या है। क्योंकि आप नोटिस कर लो, आप कितना भी आर्टिकल पढ़ डालो, पूरा एडिटोरियल छाप डालो, पूरा द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ डालो, लेकिन अगर आप आर्टिकल से 2 चीज़ नहीं निकाल पा रहे हो, इश्यूज़ और सोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा 10 मार्क्स का, आपके पास महज मिलेंगे 3 से 4 मिनट, और उस 4 मिनट के अंदर अंदर आप आर्टिकल को अपने दिमाग में एडिटोरियल घुमाओगे, आप सिंपल इश्यू और सोल्यूशन पे बात करोगे। क्योंकि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी बात पे बात करते हैं, भैया प्रॉब्लम बताओ, सोल्यूशन बताओ। तो अगर आप प्रॉब्लम सोल्यूशन ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या एडिटोरियल पढ़ने का। तो हमें ये फोकस करना होगा, बस आर्टिकल को मजे मत पढ़ी, हाँ आज की न्यूज़ हमें पता रही, क्या करोगे भैया न्यूज़ जान के। मैं तो आपसे सिंपल बोलता हूँ,
न्यूज़ जान के आप क्या करो, जब 10th क्लास में थे क्या न्यूज़ पढ़ते थे? आप नहीं पढ़ते, लेकिन आज पढ़ रहे हो ना, तो रीज़न क्या है? रीज़न है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाह रहे हो। तो जो आपको पता है वहाँ पे आपको न्यूज़ मास्टर नहीं बनना है, आपको सिंपल न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। या तो आप नॉर्मल एसएससी वाले एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे वन लाइनर होता है, हाँ भैया ये विंबलडन कब कब कौन जीता, फिर आपसे पूछ लेंगे अच्छा फर्स्ट ये कौन था, सेकंड कौन, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। बट यूपीएससी में क्या होता है, वन स्टेप डीपर जाना होता है। आप प्रीलिम्स कर भी लोगे, लेकिन मेंस में तो आपको आंसर राइटिंग के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए ना। इसी वजह से मैं आपको एडिटो जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे इसलिए आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं बताता हूँ, उसमें इश्यूज और सोल्यूशन बार बार रिपीट करता हूँ कि एक तरीके से ना समझ में आए, दूसरे तरीके से समझ में आ ही जाएगा ना आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। सोल्यूशन ऑलरेडी ये सारी डिस्कस कर दी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, साइंटिफिक साइट असेसमेंट होना चाहिए इंटरवेंशन से पहले। MS स्वामीनाथन ने यही चीज़ की थी कि उन्होंने साइंस बेस्ड इंटरवेंशन किया था और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की। नेचर बेस्ड सोल्यूशन उठाया जाना चाहिए हमें। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के ऊपर बात होती है, रिसेंटली CSR के ऊपर भी आया हुआ था सवाल, जहाँ पे बोला गया था एक X% सर्टेन परसेंटेज आपको CSR रूल्स के ऊपर सवाल आया हुआ था प्रीलिम्स में। तो वहाँ पे हम ये चीज़ अपने, देखो प्रीलिम्स में तो आप लिख नहीं सकते हो, वहाँ पे तो आपको ऑप्शन चुनना है, लेकिन मेंस में आपके पास फ्रीडम होती है कि आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो वहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सोल्यूशन में कि CSR रूल्स हैं, उसमें हम ये भी एक रूल गवर्नमेंट ऐड कर सकती है कि उन्हें मैनग्रोव की सर्टेन X अमाउंट ऑफ सैपलिंग्स लगानी होगी अगर उनका प्रॉफिट Y अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है। तो ये करके ना आप अपने आंसर को लगे हाँ यार बंदा तो क्रिटिकली सोच रहा है, ठीक है, इससे बाय डिफॉल्ट पता ही लगता है। अगर आपने सिंपल लिख दिया मैनग्रोव इज अ स्पीशीज ऑफ ट्री विच इज ग्रोन इन द कोस्टल एरियाज एंड इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द लोकल हैबिटेट्स एंड इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग क्लाइमेट चेंज, तो बहुत ही एकदम पेल लग रहा है। लेकिन द मोमेंट आपने लिखा इस तरीके से, नहीं, मैनग्रोव इज अ स्पीशीज विच इज ग्रोन along the coastal areas, it not only helps in environment but also helps in generating employment. How? Own participation. आप नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से एकदम डिफरेंट साउंड कर रहा है। आपको मैं वो भी सिखाऊंगा, बट अभी के लिए आप इन सारे सॉल्यूशंस को एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा सारी की सारी चीज़ें, राइट। चलो 2011 में सवाल क्या आया था, The 2004 tsunami made people realize that mangrove can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. मैंने इतना मैनग्रोव कर दिया भाई साहब, अब तो आपको कभी नहीं बोलेगा हाउ डू मैनग्रोव फंक्शन एज सेफ्टी हैज, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी यहाँ पे। सिंपल, द मैनग्रोव स्वैम्प सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम सी, अ वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लिव नॉट वेंचर आउट। देख लो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखिए, गलत कर दोगे। द मैनग्रोव प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। मतलब क्या रिलायबल सेफ्टी हेज की तरीके से काम करता है। कल ही आपको मैंने बताया था किस चीज़ के ऊपर, हेज फंड के ऊपर बताया था। हेज फंड क्या होते हैं, जहाँ पे शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट बाइंग होती है और हायर प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। किस रेफरेंस से बताया था, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रेफरेंस से बताया था। क्या होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये फंड वैसे फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन शॉर्ट, जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। ये आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट जो आपके नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स होते हैं, कौन कौन से, स्टार्टअप हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसका आपका कनेक्टेड 2025 में एक सवाल भी आया हुआ था, आप जाकर के नोटिस करेंगे आपको दिख जाएगा। सेट ए में आफ्टर 90 क्वेश्चन इसका सवाल था, नहीं तो कल का आप आर्टिकल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कनेक्ट करके चल रहा हूँ सारी चीजें। द मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग साइक्लोन और सुनामी। चलो ये सही लग रहा है। द मैनग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय स्टॉर्म एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट। अब देखो ये दोनों आपको सही लग रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2004 की जो सुनामी पीपल को रियलाइज करवाई कि भैया मैनग्रोव्स एक रिलायबल सेफ्टी हेज के तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं 2004 में मैनग्रोव ने सेव किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ का रेफरेंस यहाँ पे देखिए, मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज, द मैनग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव रूट। तो इन दोनों में आपको खुद सोच के देखिए सही कौन सा लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक सेलेक्ट द स्टेटमेंट वाला भी होना चाहिए, जहाँ पे 1, 2 आर राइट, 2, 3 आर राइट। तो इसमें दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि ये टॉल भी होते हैं, इनकी जो कैनोपीज होती हैं, दे सर्व एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग साइक्लोन और सुनामी। नहीं, ये स्टेटमेंट राइट नहीं है, बल्कि जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है दिस इज राइट, बिकॉज मैनग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय स्टॉर्म्स टाइड ड्यूरिंग देयर एक्सटेंसिव बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। और यही चीज़ होती है, मैनग्रोव के रूट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं, जिस वजह से वो नहीं अप्रूट होते हैं, ठीक है। चलिए
ये कोस्टल कैलामिटीज़ की बात हो रही है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो शेल्टर के, वहाँ पे शेल्टर नहीं लेते हैं लोग जनरली, बट ये बचा लेते हैं लोगों को, ठीक है, क्या, मैनग्रोव की स्पीशीज। चलिए 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी में, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, नॉर्थ कोस्टर्न आंध्रा, साउथ वेस्ट बंगाल, साउथ सदर्न सौराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड है, क्योंकि देखो मैनग्रोव तो यहाँ पे ही मिलेगा, मैनग्रोव तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर रही है, मतलब मल्टीपल स्पीशीज के ऊपर डिस्कस। देखो जब भी मैं स्पीशीज बोलूँ तो कब दिमाग में आप केवल एनिमल मत बैठाइएगा, स्पीशीज मतलब ट्री स्पीशीज भी होता है, हर वो चीज़ जो जीवित है उस वो कोई ना कोई स्पीशीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में तीनों की स्पीशीज का मिक्स मिलता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। ये जीएस पेपर 3 2009। देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसको बार बार पढ़ो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, आप क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी क्लैरिटी होगी। जैसे यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ा रहा था, आपको थर्ड स्टेटमेंट में लगा नहीं सर ये भी सही हो सकता है, लेकिन फिर देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग साइक्लोन और सुनामी। इन्होंने इसको बहुत ही, मतलब फॉर अ मोमेंट मुझे भी लगा नहीं थर्ड स्टेटमेंट राइट साउंड कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको प्रॉपरली आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक्सीलेंट शेल्टर क्यों लिख रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि साइक्लोन में कोई शेल्टर थोड़ी देने जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये लोग ये जो मैनग्रोव की स्पीशीज होती हैं अपरूट नहीं होते हैं स्टॉर्म्स में, इस वजह से जो डिजास्टर या फ्लड की वायु बोलते हैं ना इतना इंटेंसिटी होती है कम कर देते हैं रूट्स, क्योंकि आप एक बार डालोगे ना नेट के ऊपर तो आपको दिखेगा कि मैनग्रोव्स के जो रूट्स होते हैं बहुत ही ऊपर निकले होते हैं, ठीक है। चलो तो कॉसेस ऑफ डिप्लीशन एकदम टू द पॉइंट पूछा गया, डिप्लीशन कॉसेस बताओ, वही सेम चीज़, अब आपको ये मुझे रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं, और एक्सप्लेन करो इंपॉर्टेंस मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। अब आपको यही ये जो चीज़ लिखी हुई है 26 जुलाई के स्नैप मैंने यहाँ पे डाले, एक बार आप सिंपल पढ़ लो इसको, मैनग्रोव्स बताया मैंने क्या है, इंपॉर्टेंस बताया मैंने क्या है, और ये वही चीज़ तो है, इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी, कोस्टल प्रोटेक्शन करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, लाइवलीहुड सपोर्ट होता है, वाटर फिल्ट्रेशन होता है, ये एज इट इज आप जा करके टेलीग्राम पे 26 जुलाई का आप देखेंगे ना तो ये एज इट इज मैंने उस दिन प्रोवाइड कर रखा है, थ्रेड्स क्या क्या है, और क्वेश्चन ये तो पूछ रहे हैं कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों इश्यूज प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे फोकस करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वही करना है ना, आपको ऐसा तो है नहीं कि डीपली एनालाइज करके चीज़ों को बहुत सब कुछ लिखना है, आपको सिंपल सी भाषा में 3 से 4 इशू लिखने हैं, 3 से 4 सोल्यूशन लिखने हैं, कंक्लूजन करना है, 3 पार्ट में अगर आप अपने आर्टिकल को समझा पा रहे हो। अगर आपने किसी भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल कोई भी किसी भी चैनल से आपने समरी पढ़ी, और समरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन को आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन 3 चीज़ें दे पा रहे हो तो समझो कि आप सही जा रहे हो और करते हो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने मॉडल को दोबारा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यही चीज़ इश्यूज़ क्या है, तो इश्यूज़ यही सब तो हैं, एक तो डिफॉरेस्टेशन एक इशू है, पॉल्यूशन एक इशू है, इंक्रोचमेंट इशू है, फिर कंजर्वेशन मेजर्स देखा जाए तो गवर्नमेंट के कंजर्वेशन मेजर्स हैं, फिर आप वहाँ पे जो आज का आर्टिकल था जिसमें मैंने आपको गुजरात का, फिर मैंने आपको तमिलनाडु का, फिर मैंने आपको वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दिया, इनकी सक्सेस स्टोरीज है, इनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि तमिलनाडु ने भैया डबल कर लिया अपना, तो ये चीज़ आपके आंसर को बहुत ही अलग साउंड करवाएगी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जीएस पेपर 2 के लिए रेलेवेंट है ये। इसमें क्या हुआ है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक दोबारा अपडेटेड वर्जन दिया है, मतलब अब वो प्रिपेयर करेंगे इस चीज़ को, उन्होंने कहा कि भैया हम जितने भी सर्वे अभी तक रिलीज़ कर रहे थे उनको दोबारा से हम लोग अपडेट करेंगे और अच्छे तरीके से उन डेटा का एनालिसिस करेंगे, ये करने की बात की है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने भी हाउस होल्ड बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें पता की जा सकें, लेकिन इस बार एक और चीज़ ऐड ऑन करने की बात की है, हाउस होल्ड टूरिज्म को और सर्विस सेक्टर डायनामिक्स को, ये ज़रूर दिमाग में रखना आप लोग, क्योंकि अक्सर आपने नोटिस किया होगा पूछ लिया जाता है भैया 13th फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव बताओ, फिल्म्स में कई बार पूछा गया, 14th के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो इस वजह से ये भी पूछ सकते हैं कि ये मतलब आप खुद सोचो 2011-12 का बेस ईयर चल रहा था अभी तक, लेकिन अब अपडेट हो रहा है, दिस इज वेरी हाईली रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। देखो आर्टिकल छोटा ही सही था लेकिन इसमें कितनी चीज़ें निकलेंगी। तो अब जो नए डेटा सीरीज की बात की जा रही है, जीडीपी का बेस ईयर जो रिवाइज होगा वो होगा 22-23, ठीक है, ये 26 में रिलीज होगा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कभी भी बोलो इंडेक्स तो इंडेक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ समथिंग,
तो अब जब बोल रहा हूँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से 100 इंडस्ट्रीज हैं, तो 100 इंडस्ट्रीज का एक साथ, एक ने 10 किया, एक ने 5 किया, सबको जोड़ करके जो टोटल हुआ उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स को आप कह सकते हो एक ऐसा टेबल जहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोडक्शन किया है, ये उस चीज़ का इंडेक्स होता है। उसका बेस ईयर भी रिवाइज करने की बात की है 22-23, ये कब रिलीज होगा 26 में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की गई है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक टेबल होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर मतलब हम जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स के, हम जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं डेली, हम क्या कर रहे हैं, चावल, दाल, आटा, ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन सब के प्राइजेस जो वेरी करते हैं ये उसका इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है? एक ऐसा टेबल, एक ऐसा इंडेक्स, एक ऐसा ग्रुप जहां पे हम लोग जो जो डेली यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स की प्राइजेस लिखे होते हैं। इसी से होलसेल प्राइस इंडेक्स भी आता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा जाता है होलसेलर के पर्सपेक्टिव से। हम लोग जो सामान खरीदते हैं कहाँ जाते हैं? दुकान पे जाते हैं, जनरल स्टोर पे जाके खरीद लेते हैं, लेकिन जनरल स्टोर पे जो सामान दे रहा है वो कौन है? होलसेलर दे रहा है। तो होलसेलर के पास जो सामान आ रहा है उसके प्राइसेस कैसे वेरी कर रहे हैं? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स एक ऐसा टेबल होता है जहां पे होलसेलर को प्रोडक्ट किस प्राइस पे मिल रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट इन द सेंस प्राइस पेंशन होता है। मान लो हमें ब्रेड मिल रहा है 10 रुपए में, तो ये सीपीआई में डाल गया 10 रुपए में, लेकिन अगर डब्ल्यूपीआई कैलकुलेटर हो तो अगर वो होलसेलर को मिल रहा है 8 रुपए, तो यहाँ पे 8 रुपए दिखेगा। तो इससे पता चलता है कि भैया यहाँ पे ये क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या है सीपीआई कैलकुलेट करने का? रीजन होता है इन्फ्लेशन काउंट करना। अगर आज ब्रेड की प्राइस 10 रुपए है, कल 12 रुपए होगी, मतलब 2% इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं? तो ये रीजंस होते हैं। तो बेस ईयर हमेशा लिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? मान लो अगर अभी तक हम बेस ईयर आज कल 2020 में बेस ईयर लेट्स से हम मान लेते हैं 2020, अभी मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ भैया ब्रेड का प्राइस जो है आज के समय 15 रुपये हो रखा है। तो आप बोलोगे भैया बढ़ गया है, तो पूछूं कहाँ बढ़ गया आप बताओ, तो बोलो पिछले साल तो 14 रुपये था, तो 1 रुपये ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं? अगर मैं बोलूँ कि भैया आप आज के समय ना ब्रेड का प्राइस 13 रुपये हो गया, तो आप बोलोगे ब्रेड का प्राइस ना सस्ता हो गया है क्योंकि पिछले साल 13 रुपये था, नहीं पिछले साल 14 रुपये था, लेकिन एक्चुअल प्राइस इसकी जो थी वो 10 रुपये थी। तो अगर 10 के रिलेशन में देखोगे 14 रुपये तो ज़्यादा है, इवन तो 13 रुपये भी 10 के रुपये से ज़्यादा है। तो हमें एक बेस प्राइस चाहिए होती है, कहाँ से रेफरेंस पॉइंट, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग इन्फ्लेशन को? तो बेस ईयर वही काम करता है। तो अभी तक जीडीपी की सीरीज 2011-12 होती, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो भी क्या चल रहा था, 11-12 चल रहा था। 2012 सीपीआई का इंडेक्स था। तो 2012 का मतलब समझ रहे हो क्या है? आप अपनी आंखों को खोलो, आप आसपास जितने ही प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उनका प्राइस आप कैसे डिसाइड करोगे? पिछले साल एक्स अमाउंट पे खरीदा, इस बार अगर वही अमाउंट बढ़ गया है, वाई अमाउंट हो चुका है, तो आपको लगेगा बढ़ गया, लेकिन नहीं, इसका देखा जा रहा है 2012 के रेफरेंस से। 2012 में इसका प्राइस क्या था, उसके रेफरेंस में बढ़ाए घटाए, तो वो तरीका काम करता है देखने के लिए। ठीक है, तो ये होता है बेस ईयर। अब पॉइंट क्या है? अब कुछ न्यू हाउस होल्ड सर्वे की बात की गई है। एक सर्वे है जो कि नेशनल हाउस होल्ड ट्रैवल सर्वे बनेगा, जो कि ओरिजिन डेस्टिनेशन मैट्रिक्स पे काम करेगा। मतलब भैया अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, मतलब आपने सोचा भाई बारिश बहुत हो रही है, चलो एक काम करते हैं जाते हैं नैनीताल, तो आप कहाँ से निकले हो नैनीताल के लिए, पहली बात तो वो काउंट किया जाएगा। फिर किस ट्रांसपोर्ट मोड से गए हो वो काउंट किया जाए, क्योंकि आजकल टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से ये जानना बहुत रेलेवेंट होता है। ये एक नया सर्वे बनाया जाएगा। डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर सर्वे भी होगा, मतलब अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो कितना एक्सपेंडिचर करोगे पता होना चाहिए ना। आपने होटल पे कितना पैसा लगाया, आपने वहाँ पे जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ थी, सर्विसेज यूज़ की, उस पर कितना पैसा लगाया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत ही माइक्रो स्केल पे जा करके कैलकुलेट कर रही है, सर्वे बना रही है, जिससे डेटा मिल सके और डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करके पॉलिसीज़ वैसे बनाई जा सके। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसके ऊपर बात की गई थी। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, वो उसका नेक्स्ट राउंड 27-28 में होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब एक घर, हाउस होल्ड मतलब एक घर के अंदर 3-4 लोग हैं, तो कितना कंजम्पशन, अपना कंजम्पशन के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मतलब आप जो आए दिन खाते पीते हो, मंथ में आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब 10,000 कर रहे हो, अपनी मम्मी से जाके आप पूछो तो आपको पता लगेगा, हाँ महीने में 10,000 रुपये, 5,000 रुपये कितना एक्सपेंडिचर हो, तो ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ नई डेटा प्रैक्टिसेस या न्यू प्राइस डेटा टेक्निक्स अब लाई जाएंगी सीपीआई के लिए। जैसे क्या होगा,
अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर फेयर, रेल फेयर, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी सीपीआई में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी रखे जाएंगे फ्यूल रिकॉर्ड के। आपके दिमाग में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सीपीआई में जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें नहीं जोड़ी जाती हैं क्योंकि इन ये डायनामिक होते हैं और ये एक्यूरेट प्राइस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक नई बोलते हैं ना न्यू प्राइस की डेटा टेक्निक्स लगाई जाएंगी सीपीआई के अंदर में। अभी इसके ऊपर और भी आर्टिकल्स आएंगे, डिटेल एनालिसिस आएगा, यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपको प्रॉपर समझ में नहीं भी आया ना तो इट्स वेरी नॉर्मल, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें जरूरी नहीं आपको समझ में, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये अभी कंटिन्यूसली आते जाएंगे आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। जैसे आज मैनग्रोव, आई एम प्रिटी मच श्योर आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप 2 से 3 बार पढ़ चुके हो उसको। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर इसमें कुछ इश्यूज और सोल्यूशन, मैं फिर घूम के आ जाता हूँ। देखो आर्टिकल ये है लेकिन इसमें इश्यूज सोल्यूशन फिर डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल सके इश्यूज क्या क्या एड्रेस हुए हैं। मतलब अभी तक आउटडेटेड बेस ईयर था, आप खुद सोच के देखो 2025 चल रहा है, 2025 में आप बोलते हैं ना ब्रेड खा रहे हो और ब्रेड का जो बेस ईयर है वो ब्रेड का प्राइस है 40 रुपए, तो बेस ईयर इसका ले रखे हैं 2012 का, कितना आउटडेटेड हो, कितना सब कुछ हो चुका है चेंज, है कि नहीं। तो ये बहुत ही बेस ईयर जो थे आउटडेटेड थे जिसकी वजह से डेटा डिस्टॉर्ट हो रहे थे, ये एक इशू एड्रेस हुआ है जो कि मतलब था। पहले क्या होता था कि जो डेटा होते थे टूरिज्म के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, वो काउंट नहीं किए जाते थे, लेकिन करंट सिनेरियो में जितना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, बहुत बड़े लेवल पे टूरिज्म बढ़ रहा है, तो वो चीज़ हेल्प कर रही है। ट्रेडिशनल डेटा का कलेक्शन हम लोग करते थे कि हाँ भैया चलो पेन पेपर लेके कलेक्ट कर, लेकिन अब क्या है, एवरीथिंग इज डिजिटल, तो हम इस डिजिटल टेक्निक का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। जैसे मैं डिजिटल बोलूँ आपके दिमाग में सेंसस आना चाहिए। इस बार सेंसस में कास्ट सेंसस भी डाला गया है जिसके अंदर आपकी कास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ अब डिजिटली की जाएगी, और डिजिटल जब आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत उससे कनेक्टेड प्रॉब्लम भी होनी चाहिए कि अगर ये डिजिटल है तो इसके हमें डेटा हैंडलिंग कैसे हो रही ये भी पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल कर रही है। ये ना हो कि भैया इस डेटा का मिसयूज़ होना स्टार्ट हो जाए। और डेटा मिसयूज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन था कि आधार मेटा डेटा के ऊपर एक क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स की बात बता रहा हूँ, आप सिंपली जब भी कोई चीज़ बोलो आप यूपीएससी पीवाईक्यू डालिए, आपको दिख जाएगा जो भी मैं टर्म बोला करूँ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ था कि भैया आप जो डेटा होता है, ठीक है, डेटा गवर्नमेंट बेच सकती है बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को, ऐसे क्वेश्चन था आधार के ऊपर। बेसिकली वो चीज़ थी, कहा गया था कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है आधार डेटा को दूसरी कॉर्पोरेट कंपनीज को देने के लिए। ये क्वेश्चन नहीं था, स्टेटमेंट में एक्चुअली डाला गया था। चलो, तो इन शॉर्ट हर चीज़ डिजिटल होगी तो इसमें इशू एड्रेस होंगे, बट इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। सोल्यूशन प्रपोज क्या है, हमें अपना जो डेटा है उसको फ्रीक्वेंटली और मॉडर्नाइज तरीके से सर्वे किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेटा होना चाहिए, बेस ईयर अपडेट होते रहना चाहिए। मैंने इतना सब कुछ बताया, इसके अंदर डेटा थे, सब कुछ थे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में इसको मैं आंसर में कैसे यूज़ करूँ, इस तरीके से यूज़ करो। ये है आपके मेंस के लिए, समझ लो। इसमें आपको पता होना, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि भाई बेस ईयर क्यों रिवाइज करना है, बेस ईयर इसलिए रिवाइज करना है क्योंकि डेटा इतने समय में डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और पेन पेपर वाला जो तरीका है वो तरीका उतना काम नहीं करता, डिजिटल काम करता है कि नहीं। उससे और क्या मदद मिलती है, उससे हम लोग डेटा को रिवाइज कर सकते हैं। जब डेटा रिवाइज होगा तो क्या होगा, हम लोग पब्लिक पॉलिसी, हम लोग इन द सेंस गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी अच्छे से बना पाएगी। सो ये तरीका होता है मेंस के आंसर को फ्रेम करने का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जीडीपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। ऑलरेडी मैंने समझा दिया है जीडीपी मतलब क्या होता है। जीडीपी का सिंपल सा मतलब, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, जीडीपी का अर्थ क्या होता है, प्रीलिम्स में आया हुआ था, ठीक है। टोटल वैल्यू जो होती है गुड्स और सर्विसेज की जो इंडिया में प्रोड्यूस की गई है। इंडिया मतलब मान लो हमारा ये इंडिया है, तो इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, इस घर के अंदर, इस सीमा के अंदर में जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है और आपका गुड्स भी हो सकता है। तो उसका जो प्रोडक्शन हुआ है उसी के फाइनल प्राइस को, ध्यान रखिएगा, फाइनल प्राइस, क्वेश्चन यही पूछा गया था, फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम जीडीपी कहते हैं। इसके रियल जीडीपी बात होती है, फिर नॉमिनल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी क्या होती है, जो कि इन्फ्लेशन
के साथ एडजस्ट कर दी जाती है, और जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट प्राइसेस पे होती है। अब इसका मतलब क्या है, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा बेस ईयर 2011-12 का था, ठीक है। सो बेस ईयर 2011-12 में लेट्स से हमारे जो डोमेस्टिक थी वो थी 100 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। अब हमारा जो 2025 में जीडीपी आई हुई है वो मान लेते हैं 200 रुपये आई हुई है, ठीक है। 200 रुपये हमने इंडिया में प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो अब ये जो 200 रुपये इसको करंट प्राइसेस पे कहा जाएगा, मतलब ये आज इस ईयर पे हमने इतना प्रोडक्शन किया हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। लेकिन रियल जीडीपी जाननी भैया एक्चुअली हमने कितना किया है, तो हम देखेंगे 100 रुपए के रेफरेंस में कि हमने पिछले 2011 का जो बेस ईयर था उसके रेफरेंस में हमने 100 यूनिट बढ़े हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करती है कि हमने बढ़े हैं, घटे हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ में आई तो मैं फ्यूचर आर्टिकल्स में डिस्कशन डेफिनेटली होगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। रियल जीडीपी का मतलब सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम एक्चुअली में कितना प्राइस बढ़ा है वो पता कर सकें, एक्चुअली में जीडीपी कितनी बढ़ी है वो आइडिया लग सके। कौन पब्लिश करता है? एनएसओ पब्लिश करता है, ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एनएसओ किसका हिस्सा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री कौन सी है। 2025 में सेट ए का लास्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी गई थी, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दिया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन थे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली एनुअली होता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको क्या होता है, एक टेबल होता है जहां पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने कितना प्रोडक्शन किया हुआ है। शॉर्ट टर्म चेंजेस, इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ब्रॉड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई इंडस्ट्री का नाम है, इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी होगी, माइनिंग इंडस्ट्री भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्रीज भी होंगी, तो सब ने कितना कितना प्रोडक्शन किया है, इसको भी एनएसओ प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब इसी के अंदर में एक और इंडस्ट्री होती है जो कि कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। जो कोर इंडस्ट्रीज होती हैं वो 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। अब देखो, ये जब मैं आईआईपी की बात कर रहा हूं तो आईआईपी लेट्स से 100% है, ठीक है। 100% में क्या है? डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज, मतलब क्या क्या इंक्लूड, मैन्युफैक्चरिंग भी है, माइनिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्या हर एक इंडस्ट्री की इक्वल इंपॉर्टेंस होगी हमारे देश में? नहीं। तो इसी आईआईपी में से हमने 8 की इंडस्ट्रीज बाहर निकाल ली और उनका वेटेज 40.27 है। टोटल आईआईपी का जो 100% है उसमें से 40% वेटेज सिर्फ इन कोर इंडस्ट्रीज का है, ठीक है। तो इस डेटा को पब्लिश ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं, ठीक है। अब वो 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है? रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये सीक्वेंस जरूर दिमाग में रखिए, बार बार बोल रट लो इसको, किसी भी तरीके से मैं कोई ट्रिक भी आपको बता दूंगा, लेकिन इसको दिमाग में बैठा लो। जैसे RESCCNCF, कुछ भी अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसको सीक्वेंस पता होना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। वेटेज क्या है ये भी आपको एक बार जरूर पढ़ लेना आप लोग। क्यों? रीजन ये है, 2015 में सवाल आया, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज द हाईएस्ट? कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील। अगर आपको रेशियो नहीं पता होगा क्या आप कर पाओगे? आप खुद सोचो, कोल का प्रोडक्शन कहाँ है? ये रहा कोल। फिर आप देखो फर्टिलाइजर कहाँ है? फर्टिलाइजर ये रहा। फिर क्या है? स्टील कहाँ पे? आप स्टील देखो कहाँ पे? ये रहा। फिर ज़्यादा क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यही ऑन टॉप है। तो आपको पता होना चाहिए, वो लोग मिक्स करके दे रखे हैं सवाल को। जब 2015 में मिक्स करके दे दिया गया है तो आपसे सीक्वेंस ऐसे ही पूछेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, फिर कम किसका है। तो ये चीज़ पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसको लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग, कौन इसको पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चलो अब आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। ये बात करता है जीएस पेपर 2 में, ठीक है। इसमें क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 23 जो आया उसके अंदर एक पार्ट डाला गया, ठीक है। उसमें एक अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट में कौन सा अमेंडमेंट है? सेक्शन 81J इस एक्ट के अंदर में, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल देखो बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली ये जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं और जो NCPR है, ये क्या है? नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्होंने अपना बहुत ही कंसर्न रेस किया है ये जो एक्ट है 23 का। इन्होंने कहा है कि भैया इसके अंदर जो आपने अमेंडमेंट किया है इसके अंदर में, ये हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को बहुत ही सीवियरली इम्पैक्ट करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में क्या आया? उस एक्ट ने कहा कि भैया हर एक सिटीजन को राइट है
पूरी इन्फॉर्मेशन जानने का गवर्नमेंट की। तो अभी भी आप लोग अगर आरटीआई डालोगे तो आपको पता चल जाता है क्या क्या डिपार्टमेंट में है, कैसे डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कितना पैसा आपका कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को शो कर रही थी। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया है, इसमें अमेंडमेंट क्या कहता है, अमेंडमेंट में कुछ एक चीज़ डाली गई 81J। उन्होंने कहा है कि अब जो आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब क्या है, अगर आप आरटीआई डालोगे तो कोई तो आपके डेटा को देगा ना, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया आरटीआई के लिए जिसमें आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं कमिश्नर्स, इन्हीं के साथ जो आपके और इनका स्टाफ होता है, ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी आप डिमांड करते हैं। तो ये चीज़ कही गई है अमेंडमेंट में कि भैया ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे। तो अमेंडमेंट में ये चीज़ डाली गई है। अब इन्होंने जो क्रिटिक्स हैं, इन्होंने आर्ग्यू ये किया है कि भैया इंफॉर्मेशन का जो स्कोप है वो अब डिनाई हो जाएगा आरटीआई के अंदर में, क्योंकि अब अभी तक क्या हो रहा था कि जो जो इन्फॉर्मेशन, मान लो ये इतने मीडिया प्रोफेशनल है, इनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट की, चुपचाप डाले मिल जाती थी। और केवल ये नहीं, हमें मिल जाती थी। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया है, अमेंडमेंट में कहा गया है कि भाई साहब अब कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट है, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट सारी चीज़ आपको बता देगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट केवल वही चीज़ बताएगी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक एक्टिविटी से कनेक्टेड है। अगर वो चीज़ पब्लिक एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है तो गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो क्वेश्चन उठता है, डिसाइड कौन करेगा ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या पब्लिक एक्टिविटी से कनेक्टेड है। इसका डिसीजन केवल है उस कमिश्नर के पास, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा, ये उसके विल के ऊपर है, उसे क्या सही लगता है उसी हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है डिस्पर्स करेगा। अगेन जो आपका आरटीआई है वो क्या पॉइंट्स हैं उसके अंदर, वो पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ कही गई है आरटीआई का मिसयूज ना हो, ये कहीं ना कहीं इन्होंने की पॉइंट्स डाले हैं 81J के अमेंडमेंट में। लेकिन अगर आप इसी को डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर में देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, जितने भी लोग हैं कह रहे हैं भैया, अक्सर अब ये हो सकता है कि ये बोल देंगे भैया ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम नहीं देंगे आपको इन्फॉर्मेशन। तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट का एक्सेप्शन डाल करके इस पूरे आरटीआई एक्ट 2005 को वीक किया जा सकता है। किसके द्वारा? डीपीडीबी एक्ट 2023 के द्वारा। इससे जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो आसानी से इन्फॉर्मेशन डिनाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या था, अगर आपने कभी ट्राई करना, आपने एक आरटीआई डाल के ये तक पूछ लिया भैया एक बात बताओ यहाँ पे इस बंदे का नंबर क्या है, तो आपको वो नंबर तक मिलेगा, हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगी ऑफिशियली। लेकिन अब क्या है, सिर्फ इसका सहारा, पब्लिक इंटरेस्ट का सहारा लेके आपको इन्फॉर्मेशन डिनाई हो सकती है। ये करप्शन और रॉन्ग डूइंग को बचा सकता है, बोलते बचा सकता है इन द सेंस ये उस पर एक शील्ड के तरीके से काम करेगा। अभी तक आरटीआई मिल रही थी तो थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस हो रहा था, लेकिन अगर ये एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गया तो एक तरीके से ये बोलते हैं ना हेज के तरीके से काम करेगा। करप्शन होता रहेगा लेकिन पब्लिक स्क्रूटनी कर ही नहीं पाएगी। पब्लिक को पता कैसे चलेगा, पब्लिक अंदर थोड़ी जा सकती है, पब्लिक को अलाउ ही नहीं है। तो आरटीआई एक तरीका था जिससे पब्लिक इंटरनल चीज़ों को समझ रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं पता चल पाएगा। तो इस वजह से इतना ज़्यादा, अगेन बात तो छोटी सी है, ये लोग इस चीज़ के अगेंस्ट कैंपेन कर रहे हैं कि ये जो 81J है ये ख़त्म होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया क्या 81J कहता है। तो इन्होंने जो 81J है इस चीज़ को कहीं ना कहीं अमेंडमेंट कर दिया उठा करके, किसमें? आपका डीपी एक्ट के अंडर में, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अमेंडमेंट से सिटीजन्स के राइट जो है, राइट टू नो, वो इम्पैक्ट होते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट के एक्शंस होते हैं वो भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि भैया अब वो बोलते हैं ना अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं इन्वर्सली इम्पैक्ट करेंगी। उससे क्या होगा, जो पर्सनल डेटा है वो ओवर प्रोटेक्ट करना स्टार्ट हो। मतलब पर्सनल डेटा इन द सेंस कि आप अगर एक पब्लिक सर्वेंट, कोई भी, आपको कोई इंटरेस्ट तो होगा नहीं भैया आप बोलो मुझे तेलंगाना के इस सिविल सर्वेंट के घर के बच्चों को, ये सब तो नहीं जानना होता ना किसी को। आपको जानना है, टू द पॉइंट जानना है, तेलंगाना का अगर ये XDM है तो इस XDM ने क्या क्या काम किए। तो ये सब कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिस की बात है। तो अगर ये चीज़ अमेंडमेंट को अगर गवर्नमेंट और अच्छे से, बोलते हैं ना वो जो 81J की बात बोली मैंने आपको, अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को हटा देती है तो कहीं ना कहीं तो ये लोग प्रोन हो जाएंगे। फिर सिंपल होगा भैया हम लोग ना, ठीक है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी तो हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। इससे जो जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इम्पैक्ट क्या होगा, मिस इन्फॉर्मेशन ही तो होगी ना।
जर्नलिस्ट का काम है जर्नलिज्म करना। अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जर्नलिज्म किस चीज़ पे करेंगे, धंधा तो नहीं बंद करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और जैसे आज के समय पे आप लोग जान ही रहे हो जर्नलिस्ट कितना बढ़िया जर्नलिज्म करते हैं, है कि नहीं। जो न्यूज़ रेलेवेंट है उस न्यूज़ को छोड़ के दुनियादारी सारी मिलेगी आपको, है कि नहीं। तो इससे ट्रांसपेरेंसी वीक हो सकती है, और इससे कहीं ना कहीं जो डेटा प्राइवेसी है, डेटा प्राइवेसी के नाम पे ट्रांसपेरेंसी वीक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि क्या इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी वही सेम चीज़ होगी। जो टेंशन है प्राइवेसी लेजिस्लेशन और ट्रांसपेरेंसी राइट के, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गैप आ जाएगा। जनरली क्या होता था, ट्रांसपेरेंसी मतलब ये होगा कि भैया आपके पास राइट है, आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास राइट है कि आप ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन अब आपसे ये बोला जाए भैया जो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो ना वो किसी दूसरे की प्राइवेसी से कनेक्टेड है, तो हम नहीं देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी राइट और प्राइवेसी लेजिस्लेशन के बीच में गैप आ जाएगा। इससे बोलते ना चैलेंजेस, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो होता है मीडिया का और सोशल ग्रुप का, वो बहुत ही इन्वर्सली इम्पैक्ट होगा। और इससे जो बोलते हैं ना जो फ्यूचर डिबेट है डिजिटल गवर्नेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 2026 में AI समिट होने वाली है, तो वहाँ पे हम लोग डेटा गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्वर्सली भी इम्पैक्ट कर सकती कि भैया हम लोग अपना जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए हैं उसके अंदर में हमने ये चीज़ डाली है कि एक्सेप्शन डाल सकते हैं, है कि नहीं। तो उसका सहारा लेकर के इस बिल के अंदर चीज़ें ऐड कर दी गई, फिर तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये सारा एक फैक्ट था। देखिए 4 क्वेश्चन जो मैं आए हुए थे, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर आप कनेक्ट करिए कैसे ये RTI से कनेक्टेड है। मैं सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। देखिए अब ये जो आंसर है ये एग्जैक्टली पिछले वाले आर्टिकल के ऊपर कनेक्टेड है। आप इसको अपने फॉर्म में फ्रेम कर सकते हैं। मैंने ब्रॉडर फॉर्म में इसलिए दिया है कि आप की पॉइंट्स निकाल लो। हमको पता है कि RTI 2005 एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था जिसने सिटीजन्स को एम्पावर किया कि ट्रांसपेरेंसी को डिमांड करें और पब्लिक अथॉरिटीज़ से। ठीक, इसने बहुत ही डीपर कंट्रीब्यूशन, जो बोलते हैं ना, इसका जो डीपर कंट्रीब्यूशन ये है कि नेचर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि 2005 का जो एक्ट था उसका मेन पॉइंट यही था ना कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो आपका पैसिव ऑब्लिगेशन होता था कि भैया एक गवर्नमेंट सर्वेंट कहता है हाँ मेरा तो काम है पब्लिक सर्विस करना, लेकिन अब जब RTI आया तो उसने क्या किया, उसने कहा भैया ऐसा नहीं है, काम करो, क्योंकि काम पब्लिक को ही पता नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो वो चीज़ कन्वर्ट हो गई प्रोएक्टिव ड्यूटी में। तो यहाँ तक जो लाइन लिखी थी ये लिखी है RTI के क्या क्या कहीं ना कहीं फायदे थे, इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अब इसको आप कनेक्ट कर दो जो अभी DPDP में हुआ है। द रीसेंट कंसर्न रेज्ड अबाउट द डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 23 एंड इट्स impact on section 81J of the RTI Act brings this transformation into sharp focus। इंट्रोडक्शन में ही आपने बता दिया कि क्या होने वाला है। अब पहले ये समझो कि आप रीडिफाइनिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू RTI, ये सिर्फ पॉजिटिविटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे किस तरीके से RTI का यूज़ करके अकाउंटेबिलिटी को रीडिफाइन किया गया। सीक्रेसी टू ट्रांसपेरेंसी आई, एक्सप्लेन एक्शंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आया, पब्लिक इंटरेस्ट ओवर प्राइवेसी आई, डिसेंट्रलाइज्ड ऑडिटिंग हुई सिटीजन्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल कल्चरल शिफ्ट हुआ। एक बार आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो RTI से आया। यहाँ पे क्या है, अब हाउ DP एक्ट अमेंडमेंट कैन डाइल्यूट अकाउंटेबिलिटी, कैसे रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेंडमेंट 281J कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसको बोलते हैं ना, द अमेंडमेंट 281J एक्सपैंड द स्कोप ऑफ डिनाइल अंडर पर्सनल डेटा। 81J का यूज करके अब पर्सनल डेटा जो है वो डिनाई कर दिए जाएंगे, बोलेंगे भैया ये तो पब्लिक डेटा है, इसकी हम इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे। इससे क्या होगा, पब्लिक की इंक्वायरीज प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे इम्पैक्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी कल्चर वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, जैसे अभी तक राइट टू नो, राइट टू प्राइवेसी विदाउट बैलेंस, ये सारी चीज़ें थी वो अब इन्वर्सली इम्पैक्ट हो जाएंगी। अभी तक क्या होता था, हमारे पास बोलते हैं ना राइट टू नो का था, लेकिन अब राइट टू प्राइवेसी विदाउट बैलेंस पे आ जाएगा। क्योंकि DPDP में अगर ये चीज़ बोलना स्टार्ट कर दी गई, आपने कोई इन्फॉर्मेशन में कहा नहीं ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे, और जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, सो वी वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। आप कुछ नहीं कर सकते हो। कहाँ लेके जाओगे RTI को ले जाके सुप्रीम कोर्ट ले जाओगे क्या, आप RTI को हाई कोर्ट ले जाओगे? ऑलरेडी इतना ज़्यादा लिस्टिंग हो रखी केसेस की, तो प्रॉब्लम और सीवियर ही होगी। तो इससे अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी।
एक बार आप कंक्लूजन पढ़िए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि आरटीआई केवल एम्पावरमेंट के लिए नहीं था, इसका फ्रेमवर्क था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? केवल वोट डालना ही डेमोक्रेसी नहीं होती। वोट डालने के बाद जो सिटीजन या पर्सन को इलेक्ट किया है, वो पर्सन काम कैसे कर रहा है, वो काम आप जा करके विधानसभा में, लोकसभा में तो नहीं बैठ सकते हो, लेकिन आरटीआई का यूज करके आप जान सकते हो सारी चीजें। तो कंक्लूजन में ऐसे लिखिए कि आरटीआई केवल बोलते हैं ना वोट का मतलब नहीं है, आरटीआई से एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का फ्रेमवर्क बना था, है कि नहीं, जिससे स्टेट को आंसरेबल बनाया गया था कि आप केवल बोलते हैं ना इलेक्ट होने के बाद ये मतलब नहीं आप कुछ भी ओपेक मैनर पे करेंगे, बल्कि उसकी एक प्रॉपर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। और इसी आरटीआई से अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल को रीडिफाइन किया गया था। लेकिन जो प्रपोज्ड आपका डीपीडीपी एक्ट है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गेन्स को लॉस कर सकता है, और इसको बहुत ही कॉशन के साथ अप्रोच किया जाना चाहिए। कैसे? मतलब एक प्रॉपर डायलॉग्स होने चाहिए, प्रॉपर लेवल पे जो जर्नलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको एक टेबल पे बुला करके इस 8(1)J के ऊपर डिस्कशन हो कि भैया ये चीज़ किस लेवल तक सही है। क्योंकि हमें पता है हम लोग पेपर में बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी एक्शन, वो चीज़ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।